नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं, जिनमें पहला है, हाल ही में भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, विश्व भर में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था। थर्ड, हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने संजय बांगड़ को अपना बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया है। फोर्थ है, हाल ही में दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। इसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है या प्रदान किए जाएंगे। फिफ्थ, हाल ही में दिग्गज तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। अगला सिक्स है, हाल ही में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा अर्कसुक, ये नाम आपको याद रखना है, नामक गेंदे या मैरीगोल्ड की एक नई किस्म का विकास किया गया है। सातवां है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने देश के लिए महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है, जिसमें चांद पर एक मिशन भेजना, तुर्की के नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार्य उपग्रह प्रणाली विकसित करना शामिल है। अपने नए अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत तुर्की ने वर्ष 2023 तक चांद पर मिशन भेजने की योजना बनाई है। आठवां है, महान यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवां, हाल ही में पोलैंड ने भारतीय प्रधानमंत्री को यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन, जो मई 2021 में होगा, और G7 समूह की बैठक के दौरान अपने देश आने हेतु आमंत्रित किया गया है। अगला है 10वां, हाल ही में कोलंबियाई राष्ट्रपति इवान डुके ने घोषणा की है वेनेजुएला के नागरिकों को अगले 10 वर्षों के लिए अस्थायी संरक्षित दर्जा यानी टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस प्रदान किया जाएगा। कोलंबियाई राष्ट्रपति के इस निर्णय को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग न्यूज सेक्शन पर आते हैं। न्यूज सेक्शन में पहली न्यूज है किरण हेल्पलाइन खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो ये आपको याद रखना है, ये मंत्रालय, इसकी ये पहल है। पहली बात तो किरण हेल्पलाइन, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 में लॉन्च किए गए किरण हेल्पलाइन पर कॉल करने वालों में 70% कॉलर पुरुष थे। इनमें से ज्यादातर कॉल युवा वयस्कों से प्राप्त हुई हैं। सेकंड, यह 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन है, जिसके माध्यम से चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचारों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को काउंसलिंग यानी सलाह सेवा प्रदान की जाती है। थर्ड, इसका हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किरण हेल्पलाइन के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है शाहतूत बांध, इसका दूसरा नाम है लालंदर बांध, वो भी आपको याद रखना है खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान में लालंदर यानी शाहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे ये बांध या डैम न्यूज में था। सेकंड, ये परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। थर्ड, लालंदर
बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। फोर्थ, इस बांध का निर्माण काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर किया जाएगा। तो ये नदी भी आपको याद रखनी है, किसकी सहायक नदी है? काबुल की। फिफ्थ, ये भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है। इससे पहले भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध, जिसे सलमा बांध कहा जाता है, का उद्घाटन जून 2016 में किया गया था। तो ये आपको याद रखना, जून 2016 में। अगला अगला है सदिया भूकंप खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में वैज्ञानिकों को असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित हिमबस्ती गांव में भूकंप का पहला भूगर्भीय साक्ष्य मिला है। इतिहासकारों ने इसे इस क्षेत्र में बड़े विनाश का कारण बने सदिया भूकंप के रूप में दर्ज किया है। सेकंड, ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 1667 ईस्वी, आपको याद रखना है, में आए इस भूकंप ने सदिया शहर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। थर्ड, ये खोज पूर्वी हिमालय क्षेत्र में भूकंप की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उसके अनुरूप यहाँ निर्माण गतिविधियों की योजना बनाने में मददगार हो सकती है। तो ये सदिया भूकंप के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है सेसा आर्किड अभ्यारण्य खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये लोकेशन आपको याद रखनी है। सेकंड, नवंबर 1989 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। थर्ड, ये अभ्यारण्य आर्किड की 236 से अधिक प्रजातियों के साथ साथ मशरूम और अन्य औषधीय पौधों का प्राकृतिक वास क्षेत्र है। फोर्थ, ये देश में अपनी तरह का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां ये फूल पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं। तो ये सेसा आर्किड अभ्यारण्य के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में लोकपाल संस्था खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकपाल चयन समिति की बैठकों के कार्य विवरण को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को बरकरार रखा है, जिससे ये संस्था न्यूज में थी। अब हम लोग चयन समिति के बारे में जान लेते हैं। इसके सदस्यों की नियुक्ति यानी लोकपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है, जो लोकपाल संस्था है इसके सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस चयन समिति में 5 सदस्य होते हैं, जिनमें पहले प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष के तौर पर शामिल होते हैं, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष, तीसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता और चौथे भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, पांचवा एक प्रख्यात न्यायविद। तो ये आपको याद रखना है। अगला लोकपाल अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधानों को हम लोग जानते हैं। पहला है, ये अधिनियम या इस अधिनियम के अंतर्गत एक भ्रष्टाचार रोधी प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी का गठन करने का प्रावधान किया गया है, जिसे केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाएगा। सेकंड, इसके गठन की बात प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। थर्ड, लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष जो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या रहा हो, अथवा एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो, या कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति जो न्यायिक क्षेत्र में 25 वर्ष का अनुभव रखता हो, अध्यक्ष होगा। और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिसमें 50% न्यायिक सेवा से और 50% एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से होंगे। फोर्थ, इसमें नियुक्ति के लिए सदस्यों और अध्यक्ष की न्यूनतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। फिफ्थ, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला 6 है, लोकपाल का अधिकार क्षेत्र प्रधानमंत्री सहित सभी श्रेणियों के लोक सेवक पर विस्तारित होता है, किंतु सशस्त्र बल लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। 7, इस अधिनियम में अभियोजन के लंबित होने पर भी भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती का प्रावधान किया गया है। 8वां, अधिनियम लागू होने के 1 वर्ष के भीतर राज्यों के लिए लोकायुक्त का गठन करना होगा। 9वां अंतिम है, अधिनियम में सूचना प्रदाता के रूप में कार्य करने वाले लोक सेवकों की सुरक्षा को
सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। ये लोकपाल अधिनियम 2013 के जो मुख्य प्रावधान से उनसे जुड़े हुए मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इसकी शक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो इसकी शक्ति में पहला है, लोकपाल के लिए प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी द्वारा उसके लिए संदर्भित किए गए मामलों में सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी के ऊपर अधीक्षण करने और उसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी। सेकंड, अधिनियम के अनुसार लोकपाल किसी भी लोक सेवक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला होने पर उसे पूछताछ के लिए बुला सकता है, भले ही उसके खिलाफ किसी जांच एजेंसी जिनमें सतर्कता आयोग या सीबीआई द्वारा अभी जांच शुरू नहीं की गई हो। थर्ड, यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले की जांच अधिकारी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती, ये भी आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ, जांच कार्रवाई 6 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। हालांकि लोकपाल या लोकायुक्त जांच की अवधि एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं, बशर्ते इसके लिए लिखित में उचित कारण दिया गया हो। फिफ्थ, लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों पर सुनवाई करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। तो ये लोकपाल की शक्तियों के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में राष्ट्रपति शासन खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में कथित रूप से संवैधानिक प्रशासन के भंग होने और राज्य में बढ़ते अपराधों के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिससे राष्ट्रपति शासन न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को ये समाधान होने पर कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, राज्य सरकार को निलंबित करने और देश के किसी भी राज्य के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, इसके लिए राज्य आपातकाल यानी स्टेट इमरजेंसी या संवैधानिक आपातकाल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दो उसके अन्य नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला है थर्ड पॉइंट, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती। इस दौरान विधानसभा या तो स्थगित या भंग हो जाती है। फोर्थ, राज्य की सरकार केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाती है और राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्यवाही जारी रखते हैं। फिफ्थ है, राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति द्वारा एक घोषणा के बाद किसी भी समय निरसित किया जा सकता है। इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है विशेष विवाह अधिनियम 1954 खबरों में। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में एक याचिका में विवाह पंजीकरण से पहले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करने का प्रावधान करने वाली विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 और 7 को अतर्क संगत तथा मनमाना बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि 30 दिन की अवधि दंपत्ति के परिजनों के लिए अंतरजातीय या अंतरधर्म विवाह को हतोत्साहित करने का मौका प्रदान करती है, जिससे विशेष विवाह अधिनियम 1954 न्यूज में था। अब हम लोग इस अधिनियम के बारे में जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, विशेष विवाह अधिनियम एक ऐसा कानून है जो बिना किसी धार्मिक रीति रिवाजों या परंपराओं के विवाह करने की अनुमति देता है। सेकंड, विभिन्न जातियों या धर्मों अथवा राज्यों के लोग विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करते हैं तथा इसमें पंजीकरण के माध्यम से विवाह किया जाता है। थर्ड, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अंतर धार्मिक विवाह संपन्न करना तथा सभी धार्मिक औपचारिकताओं को अलग करते हुए विवाह को एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान के रूप में स्थापित करना है, जिसमें विवाह हेतु मात्र पंजीकरण की आवश्यकता होती है। तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है उससे जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इस विवाह के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उसको जानते हैं। पहला है, विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह पंजीकृत करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
सेकंड, विवाह के लिए इच्छुक यानी जो भी इच्छुक पक्षकारों में से एक व्यक्ति को जिले के विवाह अधिकारी को सूचना देनी होती है और इसके लिए विवाह हेतु आवेदन करने वाले पक्षकार को नोटिस दिए जाने की तिथि से जिले में 30 दिनों से अधिक समय से निवास करना आवश्यक होता है। यानी अगर वो विवाह में पंजीकरण कराना चाहता है तो उसे नोटिस देने से पहले कम से कम जिले में 30 दिन रहना चाहिए। थर्ड, विवाह हेतु दी जाने वाली सूचना को विवाह अधिकारी विवाह सूचना रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा प्रत्येक ऐसी सूचना की एक प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी अपने कार्यालय के किसी सहज दृश्य यानी जिसको आसानी से देखा जा सके स्थान पर लगवाएगा। फोर्थ, विवाह अधिकारी द्वारा प्रकाशित विवाह सूचना में पक्षकारों के नाम, जन्म तिथि, आयु, व्यवसाय, माता पिता के नाम और विवरण, पता, पिन कोड, पहचान की जानकारी, फोन नंबर आदि सम्मिलित होते हैं। फिफ्थ, इसके पश्चात अधिनियम के तहत प्रदान किए गए विभिन्न आधारों पर कोई भी विवाह पर आपत्ति उठा सकता है। यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती तो विवाह संपन्न किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विवाह पर आपत्ति करता है तो विवाह अधिकारी इसकी जांच करेगा, तदोपरांत वह विवाह के संबंध में निर्णय लेगा। तो ये विवाह जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत जो प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है राष्ट्रीय डिजिटल सेवा स्वास्थ्य मिशन खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया था। सेकंड, NDHM एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है। इस डिजिटल मंच को 4 प्रमुख पहलों हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के साथ लॉन्च किया जाएगा। थर्ड, NDHM यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। फोर्थ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो नेशनल हेल्थ स्टैक के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने हेतु डिजिटल उपकरणों के माध्यम से स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न बिंदुओं जैसे स्वास्थ्य सूचना प्रदाता, स्वास्थ्य सूचना उपयोगकर्ता और सहमति प्रबंधक आदि को जोड़ना है। तो ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। तो ये न्यूज सेक्शन से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों में हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस दिन विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे मनाया गया। ए ऑप्शन 10 फरवरी, बी 9 फरवरी, सी 8 फरवरी, डी 7 फरवरी। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन यानी 10 फरवरी को। अगला सवाल है आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। ए ऑप्शन लद्दाख, बी मेघालय, सी असम, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी असम राज्य ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, लोकपाल संस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेकंड, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री को यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन जो मई 2021 में होगा और G7 समूह की बैठक के दौरान अपने देश आने हेतु आमंत्रित किया है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी फ्रांस। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।